नमस्कार, न्यूज 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा। आपके साथ रुक करते हैं खबरों की ओर। पटना और जहानाबाद में एनआईए की छापेमारी। 2 संदिग्धों के 3 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। नक्सली किताब और कई डिवाइस बरामद। माओवादियों को हथियार सप्लाई को लेकर छापेमारी की गई है। तो बता दें कि एनआईए की तरफ से 2 संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 3 जगहों पर छापेमारी की गई और लगातार एनआईए की तरफ से ये कोशिश जारी थी कि कहीं ना कहीं से माओवादियों का जब उन्हें पता लगा तो जल्द ही एनआईए की तरफ से ये एक्शन लिया गया और एक्शन लेने के बाद 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पटना जहानाबाद की खबर मिली है। पटना और जहानाबाद में ये छापेमारी की गई है। एक टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा इस एनआईए के गठित टीम के द्वारा अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। राजीव गांधी की 77वीं जयंती भारतीय युवा कांग्रेस देश भर में कई कार्यक्रम करेगी आयोजित। बिहार झारखंड के कई जिलों में भी कार्यक्रम, रक्तदान शिविर, खेलकूद और सांस्कृतिक समारोह का होगा आयोजन। रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव करेंगे राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान पार्क का उद्घाटन। राजीव गांधी की 77वीं जयंती भारतीय युवा कांग्रेस देश भर में कई कार्यक्रम करेगी आयोजित। बिहार झारखंड के कई जिलों में कार्यक्रम किया जाएगा। रक्तदान शिविर हो, खेलकूद हो या सांस्कृतिक समारोह, इन तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रांची में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव करेंगे राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान पार्क का उद्घाटन। यानी कि तैयारियां चरम पर हैं और तैयारियों के तहत ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में एक तरफ जहां सीबीआई सबूत जुटाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। एसएसपी ने सदर थाना के साक्षर सिपाही विजय यादव को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि जज को टक्कर मारने वाले ऑटो चालक के पास जो मोबाइल फोन मिला था वो चोरी का था। स्टेशन के समीप रहने वाले पूर्णेंदु विश्वकर्मा से मोबाइल चोरी की शिकायत सदर थाना पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। साक्षर सिपाही पर आरोप है कि जानकारी के बाद भी उसने आगे की कार्रवाई नहीं की। बेरमो में खेतको पंचायत के बुनवाड़ी निवासी जीवन मांझी की वज्रपात से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीवन मांझी खेत में काम कर रहा था। इस दौरान वज्रपात से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो बेरमो में खेतको पंचायत के बुनवाड़ी निवासी जीवन मांझी की वज्रपात से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जीवन मांझी खेत में काम करने गए थे और इसी दौरान किसान मांझी की मौत हो गई। इससे पहले भी वज्रपात की वजह से कई लोगों की जानें अलग अलग जगहों पर जा चुकी है। मानसून की सक्रियता इस वक्त सबाब पर है, ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। जीवन मांझी आज जो खेत गए थे काम करने के लिए, वहीं पर वज्रपात हुआ और वर्षा भी हुई, उसमें गिर गए, वज्रपात से चपेट में आ गए और वही देहांत हो गया। हम लोग ने ग्रामीणों ने उसको ला के थाना प्रभारी को और सीओ साहब को भी अवगत कराए और मुखिया को भी अवगत कराए, जिससे अभी थाना प्रभारी का आदमी जो हम लोग के बीच में आए।
दुमका पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शिकारी पाड़ा के हरिपुर पेट्रोल पंप के समीप से पोकलेन चोरी की शिकायत मिली थी। पीड़ित ने जो सूचना दी थी उस पर पुलिस को विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद एसडीपीओ सदर नूर मुस्तफा के नेतृत्व में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पोकलेन पाकुड़ जिला के पाकुरिया थाना खाकसा पहाड़ी से बरामद किया गया। वहीं पोकलेन मशीन का कुछ पार्ट्स पीड़ित के पार्टनर रंजीत यादव ने पहले ही खोल लिया था। पुलिस के मुताबिक कैलाश यादव, रंजीत यादव, मंजीत यादव, प्रयाग यादव ने फाइनेंस कंपनी का पैसा गबन करने और इंश्योरेंस कंपनी बीमा से पैसा लेने के लिए चोरी की साजिश रच दी। लेकिन पुलिस को पोकलेन मशीन मिल जाने से इन लोगों की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। जिसकी चोरी होने की बात और लूटे जाने की बात जो है कि यहाँ दर्ज कराई गई, एक एफआईआर भी दर्ज किया गया। तो जिसके द्वारा ये कंप्लेन किया गया था, जो मालिक था पोकलेन का, वो अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि वही जो है पोकलेन को कहीं और बेच दिया है। क्योंकि इनका इंश्योरेंस का कोई इशू था, ये पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो हमें पहले ही से ऐसा कुछ अंदेशा हो गया था कि इस तरह का ये किया है। क्योंकि पोकलेन एक बड़ी मशीन होती है, इसको लूट करके ले जाना संभव इतना नहीं प्रतीत होता है। तो ये अनुसंधान में ये खुलासा हुआ और जो मालिक है इसका मशीन का, उसी को अक्यूज बनाया गया। और आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम बीएन शर्मा मधुपुर, जसीडी, देवघर, बासुकीनाथ और दुमका स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे, जिसे लेकर सभी स्टेशनों पर अधिकारी अलर्ट दिख रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही डीआरएम के पद पर पीएन शर्मा ने पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान डीआरएम देवघर, दुमका सहित सभी स्टेशनों पर चल रही रेलवे की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और देवघर दुमका और देवघर बांका रेल लाइन का हो रहा विद्युतीकरण का जायजा भी लिया जाएगा। और खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार ने कहा कि 23 सितंबर को झारखंड आंदोलन के जनक सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो को झारखंड पितामह का दर्जा देने, राजभवन विधानसभा के भवन में प्रतिमा लगाने और रांची में उनकी समाधि स्थल बनाने की मांग को लेकर विनोद धाम, बलियापुर, धनबाद से राजभवन तक पद यात्रा की जाएगी। विगत दिनों कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय समिति का बैठक विधानसभा क्लब हॉल में हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि राज्य का जो निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका योगदान को राज्य सरकार भूलते जा रही है। पैदल यात्रा करते हुए 5 दिनों के लिए पैदल यात्रा करते हुए हम लोग राज्यपाल भवन पहुंचेंगे। महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे कि विनोद बाबू को झारखंड पितामह का दर्जा। बागमारा में धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग के करकेंद्र पारबाद पुल के समीप लोईबाद लिंक सड़क के किनारे जमीन के धंस जाने से 100 फीट गहरा गोफ बन गया है। गोफ के बनने से स्थानीय लोग भयभीत हैं। वहीं आसपास के लोगों ने गोफ के चारों तरफ घेरा बना दिया है। कुछ दिन पहले भी इसी जगह के आसपास गोफ बना था। जिस जगह पर गोफ है वहां से धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग की दूरी महज 100 मीटर है, जबकि गोमोह खड़गपुर रेलवे लाइन की दूरी महज 200 मीटर है। अगर समय रहते उक्त स्थल में भराई नहीं कराई गई तो गोफ बड़ा रूप लेकर रेलवे लाइन और सड़क को भी चपेट में ले सकता है। वहीं स्थानीय लोग बताते हैं कि बीसीसीएल की तरफ से कोयला निकालने के बाद यहां पर्याप्त मात्रा में ना तो बालू भरा जाता है और ना ही पानी डाला जाता है। रेलवे लाइन से मात्र 50 मीटर और मेन रोड NH30 से 50 फीट की दूरी है और ये लिंक रोड 17 नंबर जाता है, जो देख सकते हैं कि आप सटे हुए हैं। लगभग आज 5-7 दिन से ये बरसात के समय में 100 फीट से भी अधिक गहरा खाई हो गया है। मट्टी धंसकर भूधसान हुआ और बीसीसीएल के एरिया 7 अंतर्गत पड़ता है ना, इनमें कोई अभी तक देखने आए और ये मेन रोड है, किसी समय भी किसी की जान जा सकती है।
देश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का औरंगाबाद के मिठाइया मोड़ पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर भवन में उन्होंने जिले की जनता के प्रति लगातार 2 बार सत्ता देने के लिए आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रवाद का समर्थन और परिवारवाद पर करारा प्रहार किया। मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर आगे चल रही है। पार्टी अपनी एजेंडे के साथ लगातार राष्ट्र के निर्माण में जुटी है। सबका साथ सबका विकास के संकल्प को धरातल पर उतार रही है। 7 साल के शासनकाल में न सिर्फ विकास की गाथाएं लिखी गई बल्कि सबको सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान किया गया। आरके सिंह ने आगे कहा कि परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों का क्या हश्र है यह बताने की जरूरत नहीं। बीजेपी की नीतियों और सोच का परिणाम ही है कि देश की जनता ने विश्वास कर आशीर्वाद दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के लिए देश में 2,02,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें बिहार में इस क्षेत्र में 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। में स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। आगामी 23 अगस्त को एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में सीएम नीतीश के अलावा विपक्ष के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी भी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होगी। तो वहीं इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना की उनकी मांग काफी पुरानी है और इसे लेकर विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। डेलीगेशन कब जा रहे हैं बता दो। जब उधर से आ रहे थे तो हमसे वहाँ से खबर आई कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था मिलने के जो समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दें और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं वो दे दें। मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। 4 तारीख से लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने ये बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है पूरी डेलीगेशन। और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खगड़िया में कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, इससे बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पीएम के द्वारा बिहार प्रतिनिधि मंडल को समय देना स्वागत योग्य कदम है। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी विधानमंडल के भी सदस्य शामिल होंगे। दरअसल जिले के एक रिजॉर्ट में परामर्शी समिति सदस्य सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, एमएलसी रजनीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। भारत सरकार से और राष्ट्रीय जनगणना से जुड़ा हुआ विषय है। बिहार ने अपनी बात करी है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में और क्या निर्णय लिया जाएगा या इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो जो बिहार विधानमंडल का जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें सभी दल के विधानमंडल दल के सदस्य।
बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समर्थन में बयान दिया है। दरअसल जगदानंद सिंह ने कहा था कि वो तेज प्रताप को नहीं जानते। जगदानंद को ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि जगदानंद इतना अपमान सहकर आरजेडी में क्यों हैं? जगदानंद बीजेपी में आए तो उनका अभिभावक के रूप में स्वागत करेंगे। वो कह रहे हैं कौन है, तो हम भी नहीं जानते हैं वो कौन है। पार्टी के संगठन में तो पार्टी का अध्यक्ष जब नहीं जानता है अपने विधायक को, तो हम लोग भी नहीं जानते हैं कौन है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तेज प्रताप कौन है हम भी सुने हैं कि विधायक हैं, लेकिन जितना वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं कि संगठन में उनका कोई अधिकार नहीं है। संगठन का नेतृत्व संगठन चलाने का जिम्मा अध्यक्ष को होता है, और हमको समझ में नहीं आता इतना अपमान सहने के बाद जगता वो क्यों वहाँ पर पड़े हुए हैं। उनको चाहिए कि हम लोग तो वेलकम किए हैं उनको, किया जाए हमारे पार्टी में। आरजेडी में घमासान जारी है। जगदानंद सिंह के एक्शन के बाद तेज प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक बार फिर उन्होंने जगदानंद सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी के संविधान के बारे में पता नहीं। तेज प्रताप ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जगदानंद पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। तेज प्रताप के इस बयान से साफ हो गया है कि अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। और केवल आकाश ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेइज्जत होते हैं। हमारे विधायक भी बेइज्जत होते हैं। जो हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, जहानाबाद के सुदय जी, उनको धक्का दिया गया है। पार्टी के विधायक हैं। अब तो आम आदमी जो जाएगा उसका क्या इति होता होगा, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं हम। पार्टी को कोई तोड़ने ओड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। पार्टी को हमेशा शुरू से ही छात्र के लोगों ने, क्योंकि छात्र के ऊपर ही लालू प्रसाद यादव थे, और ये भूल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, उन्हीं के बेटे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनको उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी कुर्सी से चिपका रहेगा वही आदमी रहेगा संगठन में। संगठन हमारा कार्यकर्ता से, नौजवान से, छात्रों से बढ़ता है, और उसी छात्र नौजवान का आप हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको संविधान को मैं लेके कोर्ट जाऊंगा। गुरुवार को पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर दियारा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दियारा के गंगहार, हेतनपुर बरकी टोला, हेतनपुर छोटकी टोला, काशिमचक, पानापुर, मानस में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 13,000 राहत सामग्री का पैकेज, 83 नाव की व्यवस्था की है, जिसमें 12 नाव को 20 लीटर डीजल और 71 नाव को 5 लीटर डीजल प्रतिदिन देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। प्रति परिवार दी जाने वाली 6,000 की राशि के लिए सूची तैयार की जा रही है। लाभुकों के सीधे खाते में राशि भेज दी जाएगी। उन्होंने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को कहा कि जहां पानी निकल गया है वहां बिजली बहाल की जाए। कल मैं शिविर का दौरा किया था और आज पूरे दियारा का लगभग 4 पंचायत का दौरा हमने किया है। सुबह 7 बजे से अभी तक यानी 12 घंटा लगभग होने जा रहा है। आमतौर पर 2-3 तरह के शिकायत मुझे प्राप्त हुआ। जो कल शिविर में शिकायत प्राप्त हुआ था वही आज भी प्राप्त हुआ। जमीन पर जाने के बाद नावों का जो व्यवस्था सरकार ने किया था, लगभग 83 नाव का दानापुर के बाढ़ इलाके में जो फंसे हुए लोग थे उनके लिए मालूम ये हुआ कि वो नाव अगर जा भी रहा है, एक तो जा नहीं रहा है, बहुत जगह ये शिकायत मिली, और जा रहा है तो किसी से 20 रुपया, किसी से 30 रुपया एक तरफ का भाड़ा ले रहा है।
पटना के दानापुर में गुरुवार को फुलवारी शरीफ में महामारी से बचाव के लिए खप्पर यानी कि डाली यात्रा निकाली गई। इस पूजा में फुलवारी और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में लोग पहुंचे। पूजा में सांसद रामकृपाल यादव भी पहुंचे। इस बार खप्पर पूजा में मंदिर के पुजारी और कमेटी के लोग के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया। मुजफ्फरपुर में बरूराज थाना क्षेत्र के बिदुरिया चौक स्थित मोतीपुर साहिबगंज पथ पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की पहचान अब तक नहीं हुई है। थाना अध्यक्ष बरूराज मुकेश कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए पीएचसी भेजा, जहां हालत को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर चिकित्सा के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को मधुबनी में राजनगर प्रखंड के मध्य विद्यालय रांटी की चंदना दत्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चंदना दत्ता ने अपने करियर में कई तरह की पेंटिंग और किताबें लिखी हैं। मैथिली बुक का प्रकाशन भी हुआ था। अच्छा लग रहा है और पूरे राष्ट्र में शिक्षा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसलिए हम लोग से बहुत खुशी हो रही है। कहते हैं ना कि जिसका भाग्य भगवान खुद से लिखता है उसे ही शिक्षक बनाते हैं। इस पद की गरिमा बहुत अधिक है, तो इसलिए आप इस पद की गरिमा के अनुरूप कार्य कर ले रहे हैं और आपको सम्मान अवश्य मिलेगा। समाज में हमारे बच्चे ही हमारा पुरस्कार है। लोहरदगा में हिंदू मुस्लिम भाईचारा, आपसी सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल आज भी कायम है। शहरी क्षेत्र के थाना रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद चौक के समीप राधा कृष्ण का मंदिर और इमाम बाड़ा एक ही स्थान पर विराजमान है। इमाम बाड़ा की पहली सिरनी यानी कि प्रसाद जो चढ़ाता है वो मंदिर के पुजारी के द्वारा चढ़ाया जाता है। पिछले कई वर्षों से ये चला आ रहा है। एक तरफ मंदिर में पूजा होती है तो दूसरी तरफ इमाम बाड़ा में फतिया और नमाज पढ़ी जाती है। मुहर्रम में 9वीं को सादे समारोह कर ताजिया निकाला गया तो इस इमाम बाड़ा में रखा भी गया है। हम लोगों का परंपरा रहा है, गंगा जमुना तहजीब रहा है कि हम लोग ये पर्व, चाहे हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व, हम लोग मिल के लोहरदगा में मनाते हैं। ये वर्षों का परंपरा है और ये परंपरा को हम लोग आगे भी ले चलेंगे और शांति से, अमन चैन से हम लोग दोनों धर्मों का समुदाय मिल के कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, मिल के मनाते हैं और आगे भी ऐसे ही इसी तहजीब के साथ हम लोग मिल के मनाएंगे। हिंदू मुस्लिम का जो है एकता का परिचायक है ये यहाँ का इमाम बाड़ा और गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग यहाँ मना। बांका में अमरपुर प्रखंड के तारडीह गांव में मुस्लिम परिवार नहीं रहने के बावजूद यहां के लोग वर्षों से मुहर्रम मनाते आ रहे हैं। 1990 में अमरपुर से विधानसभा से विधायक रहे स्वर्गीय माधव मंडल के पिता ने इसकी शुरुआत की थी। तब उसके वंशज आज तक हर एक साल पर्व मनाते आ रहे हैं। माधव मंडल के पुत्र शंकर मंडल ने बताया कि उसके दादाजी की कोई संतान नहीं थी। तब से उसने मजार पर जाकर मन्नतें मांगी और मन्नत पूरा होने पर इस पर्व की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीणों की काफी सहयोग भी मिलता आ रहा है। गांव में मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, लिहाजा दूसरे गांव से मौलवी को बुलाकर इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। बहुत ज्यादा पहले से कि तीन पीढ़ी हम लोग का हो गया। हमारे पापा के ही दादाजी मनाते थे और उसके बाद हम लोग भी मना रहे हैं इनको। बोकारो के बेरमो में कौमी एकता मुहर्रम कमेटी सुभाष नगर की तरफ से इमाम बाड़ा में चादर पोशी का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष छेदी नोनिया सहित हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने मजार पर चादर चढ़ाकर समाज और देश की बेहतरी के लिए, साथ ही वैश्विक महामारी से बचाव के लिए दुआएं मांगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार साहिबगंज और केंद्रीय रेल यात्री संघ ने संयुक्त रूप से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। बता दें कि साहिबगंज के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जनता बाढ़ की त्रासदी को झेल रही है। जिला प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों को समुचित सुविधा मुहैया कराने में लगा है। इधर बाढ़ पीड़ितों की जिला विधिक सेवा प्राधिकार व केंद्रीय रेल यात्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया है। यात्री संघ के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से किया गया वितरण जो है किया गया वितरित सामग्री का एक कार्यक्रम बहुत ही उत्तम साबित होगा। और बगहा शहर को जोड़ने वाली लाइफलाइन पुल जर्जर हो जाने से लोग परेशान हैं। जिला प्रशासन और संवेदक के उदासीन रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुल पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। एक युवक की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि 24 नवंबर 2020 को नए पुल का शिलान्यास 6 करोड़ 70 लाख के लागत से किया गया, लेकिन टेंडर होने के बाद भी सिर्फ बोर्ड लगाकर भगवान भरोसे पुल को छोड़ दिया गया है। जब चुनाव वार्ड सदस्य के होके तो अच्छा सेंट्रल के होके तो विधायक सभा के होके तो ये लोग के आवते वो दिने काम प्रगति में लाग जाला। चल गए लोग काम वो दिने पाकिट में ले चल जा लोग पटना, दिल्ली, बम्बई जहाँ जात होके लोग। अभी फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।